हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कौन कौन से ऐसे कार्य हुए हैं जो हमसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में बहुत सारे अच्छे कार्य भी हुए हैं और बहुत सारे गलत कार्य भी हुए हैं। तो चलिए उन्हीं कार्यों की चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था लॉर्ड लिटन के बारे में, वो वीडियो इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। तो वीडियो की यहां से शुरुआत करते हैं लॉर्ड रिपन का संपूर्ण इतिहास। लॉर्ड रिपन का जन्म 24 अक्टूबर 1827 ईस्वी को लंदन में हुआ था। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। और कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1827 ईस्वी को। दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि लॉर्ड रिपन का जो वास्तविक नाम था वो था जॉर्ज फ्रेडरिक सैमुअल रॉबिन्सन। तो यहाँ पर ये काफ़ी लंबा नाम है, तो इसको अच्छे से आप याद रखें यहाँ पे, ठीक है। तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था वो था 8 जून 1880 से 13 दिसंबर 1884 ईस्वी तक। तो इनके कार्यकाल को विशेष ध्यान दें यहाँ पे अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था। तो यहाँ पे इसको अच्छे से ध्यान दें। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए। उन्हीं कार्यों में सबसे पहला कार्य 1881 ईस्वी में हुआ। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना करवाने का प्रावधान किया गया था और पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल 1872 में हुई थी। देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो जनगणना हमारी होती है तो वो सबसे पहले कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी 1872 में। लेकिन नियमित जनगणना यानी कि हर 10 वर्ष बाद जो जनगणना होती है वो नियमित तरीके से जो जनगणना होनी शुरू हुई वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल 1881 से शुरू हुई। तो बस यही यहाँ पे कहा गया है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। तो ये प्रथम कारखाना अधिनियम क्या है? तो चलिए जान लेते हैं इसी के बारे में। और ये कब आया था? 1881 ईस्वी में। तो अब यहां से जानते हैं प्रथम कारखाना अधिनियम क्या था। नंबर 1, इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों के अंदर काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। देखिए, आजकल तो 7 वर्ष का अगर बच्चा हो तो बहुत छोटा होता है, लेकिन उस समय बच्चों को काम करना पड़ता था। पॉइंट नंबर 2, इसी अधिनियम के तहत 7 से 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करना पड़ता था। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पहले जो बच्चे होते थे पूरे दिन काम करते थे, 13 घंटे 14 घंटे इस तरह से काम करते थे। 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे 7 वर्ष, तो वो पूरा काम करते थे, यानी कि दिन भर जब तक वो सो ना जाए तब तक। तो यहाँ पे घंटों को निश्चित कर दिया गया था कि 9 घंटे ही कार्य करेंगे। तो यहाँ पे याद रखें इसको अच्छे से। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि प्रत्येक महीने में 4 दिन की छुट्टी अनिवार्य कर दी गई थी। देखिए, पहले क्या होता था कि छुट्टी उट्टी होती नहीं थी और हर समय काम ही काम काम होता रहता था। लेकिन प्रथम कारखाना अधिनियम के तहत 4 दिन, जैसे अभी संडे 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 होती है, तो उस समय भी ऐसे ही डिसाइड कर दिया गया था कि महीने में 4 दिन छुट्टी रहेगी। लेकिन उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, हमेशा काम ही होता रहता था। तो इनको यहाँ पे याद रखें अच्छे से। नंबर 4, यह अधिनियम नील, कॉफ़ी और चाय की खेती पर लागू नहीं किया गया था। तो यहाँ पर अब ध्यान दें अच्छे से, यहाँ पर नील की खेती, कॉफ़ी की और चाय की खेती पे ये अधिनियम लागू नहीं किया गया था। तो इनको यहाँ पे ये पॉइंट बनता है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखें। नंबर 5, यह अधिनियम उन कारखानों पर लागू होता था जहां पर 100 से अधिक लोग कार्य किया करते थे। यहाँ पर अच्छे से
फोकस करें, थोड़ा ध्यान दें यहाँ पर। ये जो अधिनियम आया था, प्रथम कारखाना अधिनियम, तो ये किन पे लागू होता था? मान लो आपके पास 10-12 मजदूर हैं तो उन पे ये लागू नहीं होता था। जिनके पास 100 से अधिक हैं उन्हीं पे ये लागू होता था। अगले पॉइंट में कहा गया है कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल 1882 ईस्वी में ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या समाचार पत्र अधिनियम को समाप्त किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। नंबर 1, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में लागू किया गया था। देखिए, मैं लॉर्ड लिटन के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, या तो फिर आप चैनल पर चले जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नंबर 2, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा सोम प्रकाश, आनंद मठ, भारत मेहर और अमृत बाजार पत्रिका आदि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो यहाँ पर देखो, और भी अखबारों पर लगाया था, लेकिन यहाँ पर मैंने मुख्य अखबारों का नाम लिखा हुआ है। नंबर 3, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू करने का मुख्य कारण इन अखबारों में क्या होता था कि जो खबरें जो छपती थी ना, ऐसी मसालेदार खबरें छपती थी जिससे जनता भड़क जाती थी। इसीलिए इन अखबारों पे क्या हुआ था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो आप यहाँ पे अच्छे से याद रखें इनको। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए आयु 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष कर दी गई थी, परंतु लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए आयु 19 वर्ष से बढ़ा के 21 वर्ष कर दी गई थी। देखो, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था लॉर्ड लिटन के बारे में, तो जब लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था तो क्या किया गया था कि जो सिविल सेवा में सम्मिलित होने के लिए जो आयु होती थी वो पहले 21 वर्ष थी, फिर 19 वर्ष कर दी। लेकिन लॉर्ड रिपन का कार्यकाल आया तो उन्होंने क्या किया कि 19 वर्ष से फिर से 21 वर्ष कर दी। बस यही यहाँ पे कहा गया है। दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल मई 1882 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक कानून का निर्माण किया गया था, जिसके अनुसार स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई और फिर गांवों में बोर्ड बनाए गए और शहरों में नगर पालिकाओं का गठन किया गया। देखिए, ये प्रश्न आपसे किसी छोटे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये प्रश्न बड़े एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बारे में आपसे लिखवाया जा सकता है, जैसे कि आप पीएससी का एग्जाम दें या फिर यूपीएससी का एग्जाम दें, तो वहाँ पर ये प्रश्न हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये आ सकता है वहाँ पर, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा डिटेल से वहाँ लिख के समझाना होता है। तो यहाँ पर अगर आप छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुश्किल है आपसे ये पूछा जाए, और हो सकता है पूछा भी जा सकता है। आजकल तो बहुत गहराई से क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इसलिए इसको ध्यान दें अच्छे से। लॉर्ड रिपन के ही कार्यकाल में विलियम हंटर की अध्यक्षता में शैक्षणिक सुधारों से संबंधित एक आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ पर इसको याद रखें, क्या था ये? शैक्षणिक सुधारों से संबंधित एक आयोग का गठन किया गया था। तो उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? विलियम हंटर थे। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल फरवरी 1883 ईस्वी में एल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, जिसे भारतीय इतिहास में श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो देखो, अब आपको क्या याद रखना है यहाँ पे? याद ये रखना है कि जो एल्बर्ट जो विधेयक था वो कब प्रस्तुत किया गया था? फरवरी 1883 में। और इसका जो विरोध किसने किया था? वो किया था अंग्रेजों ने। तो यहाँ पे इसी विद्रोह को क्या कहा जाता है? श्वेत विद्रोह। ठीक है, तो अब जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। एल्बर्ट विधेयक क्या था? नंबर 1, एल्बर्ट विधेयक के अनुसार भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजों के विरुद्ध सुनवाई करने का प्रावधान किया गया था। तो यहां पर इसको याद रखें अच्छे से। नंबर 2, इस विधेयक के अनुसार भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय कोर्ट में जज बनने का अधिकार प्रदान किया गया था। नंबर 3, अंग्रेजों के विरोध के कारण इस विधेयक को वापस ले लिया गया था। देखो, इस विधेयक में क्या था? एल्बर्ट विधेयक में
कि जो भारतीय जो न्यायाधीश होते थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध सुनवाई कर सकते थे, लेकिन पहले क्या होता था कि अंग्रेजों के विरुद्ध केवल अंग्रेज जो जज होते थे वही सुनवाई कर सकते थे, भारतीय जजों को अधिकार नहीं था। लेकिन इस जो विधेयक से क्या हुआ कि उन्हें अधिकार प्रदान करने की कोशिश की गई, इसीलिए अंग्रेज भड़क गए और उन्होंने समझा कि अगर भारतीय लोग हमारे का जो केस चल रहे हैं उन पे अगर सुनवाई करेंगे तो हो सकता है ये बदले की भावना और कुछ भी करें, तो इसलिए उन्हें डर था, इसलिए उन्होंने इसका विरोध कर दिया था और विरोध ज़्यादा होने के कारण ये फिर वापस ले लिया गया था। तो आपको यहाँ पर याद रखना है और अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एल्बर्ट विधेयक क्या था। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। देखिए इस क्वेश्चन को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, समझ क्या नहीं पा रहा हूँ कि भारत का उद्धारक का मतलब क्या है, कि भारत पहले बहुत बेकार था, फिर लॉर्ड रिपन आए, उन्होंने भारत का उद्धार किया, इस तरह से यहाँ पे कहने का मतलब है। देखो ये किसने कहा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा है, लेकिन यहाँ पर जो भी कहा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा। हालांकि कुछ थोड़ी बहुत बुराइयां हैं, वो तो हर देश में है, हर जगह हैं, लेकिन यहाँ पर भारत का उद्धारक का मतलब है कि उद्धार करने वाला व्यक्ति। चलिए जो भी हो, आपको यहाँ पे याद रखना है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। तो अब जान लेते हैं ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल, नाम तो एक बहुत ही अच्छा है, तो ये महिला है या पुरुष हैं? देखिए जब मैंने इनके बारे में लगभग मैं 12th कर रहा था तब मैंने इनके बारे में पढ़ा था, तो मैं इनको पहले क्या समझता था कि ये पुरुष हैं, लेकिन ये पुरुष नहीं, एक महिला थी ये। तो चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 ईस्वी को इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु 13 अगस्त 1910 ईस्वी को लंदन में हुई थी। वैसे तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता भी माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में इनके बारे में समझाया है, क्योंकि बाद में आप लोग कमेंट करने लगते हैं, या फिर मैं चाहता तो ऐसे ही निकल जाता पढ़ा के, लेकिन कोई अगर शब्द आया है तो वहाँ पे ये क्वेश्चन माइंड में बनने लगता है कि ये कौन थी, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इस तरह का मैंने किताब में भी लिखा हुआ देखा है, लेकिन वहाँ पर इस तरह से नहीं समझाया गया है, तो मैंने सोचा कि ये प्रश्न यहाँ से बहुत अच्छा बन सकता है, तो इसे समझाना जरूरी है। 13 दिसंबर 1884 ईस्वी को लॉर्ड रिपन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और वह वापस इंग्लैंड चले जाते हैं, और 9 जुलाई 1909 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया लॉर्ड रिपन के बारे में, देखिए लॉर्ड रिपन को यहाँ पे बहुत सारे इनके कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे कार्य हुए जो बहुत ही बढ़िया है। जैसे सबसे अच्छा मुझे कार्य लगा कि जो प्रतिबंध लगा था अखबारों पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा, तो इन्होंने क्या किया कि उसको पहले तो समाप्त किया। इसीलिए लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में आया है, तो इसको भी याद रखें अच्छे से आप यहाँ। तो वीडियो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगला वीडियो भी बहुत जल्द आएगा।